A cherub's face, a reptile all the rest, beauty that shocks you, parts that none will trust, and so on। इस पैसेज इस पूरे स्टैंजा को इंटरप्रेट करते हैं। तो इस स्टैंजा में हम ये सीखेंगे, ये देखेंगे कि हमें सिर्फ लोगों के चेहरे और बाहरी दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि उसका दिल और उसका स्वभाव कैसा है, और हमेशा सच बोलना और ईमानदार रहना अच्छी बात है। तो ये एक ऐसा आदमी था जिसका चेहरा बिल्कुल एक छोटे से प्यारे से छोटे देवदूत जैसा दिखता था। जब आप उसे पहली बार देखे तो सोचते कि कितना मासूम और अच्छा बच्चा है, लेकिन सच यह था कि उसका दिल और उसका स्वभाव अंदर से एक रेंगने वाले जानवर जैसा था, जैसे कोई सांप या छिपकली। उस पर कोई भी आसानी से भरोसा नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके काम हमेशा कुछ गड़बड़ होते थे। उसमें बहुत तेज दिमाग था, लेकिन वह उस दिमाग का इस्तेमाल चालाकी करने और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करता था। जैसे कोई चुपके से रेंग कर आता है और उसमें इतना घमंड भरा हुआ था कि अपनी बात मनवाने के लिए वह किसी के भी सामने झुक सकता था, जैसे धूप चाट रहा हो। वह ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे बैठा रहे या हमेशा फैशन के पीछे भागे। उसे यह सब मूर्खों का काम लगता था। वह सिर्फ पैसे का लालची भी नहीं था, और न ही वह अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे का इस्तेमाल करता था जैसे कोई औजार हो। वह न तो बहुत घमंडी था और न ही किसी का गुलाम बनकर रहना चाहता था। वह चाहता था कि अगर कोई उसकी तारीफ़ करे तो वह सच्ची और अच्छी तारीफ़ हो। उसका मानना था कि अगर वह किसी को खुश करना चाहता है तो वह बहादुरी और ईमानदारी जैसे अच्छे तरीके से करेगा, कभी कभी चापलूसी करके नहीं। उसे तो राजाओं की भी झूठी तारीफ करना बहुत बुरी बात लगती थी। वह हमेशा सच बोलता था, चाहे वह कविता में हो या आम बातचीत में। उसके लिए झूठ तो झूठ ही होता था। वह हमेशा सच और असलियत में जीता था। वह कभी भी अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोया नहीं रहता था। But stupid to truth and moralized his song that not for fame but virtue's better end। अब इस स्टैंजा को समझते हैं। इस स्टैंजा में हम ये सीखेंगे कि हमें हमेशा सच के साथ खड़ा रहना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और दिखावटी लोगों और धमकियों से डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो एक ऐसे कवि की बात है जो हमेशा सच की तरफ झुकता था और अपनी कविताओं में अच्छी बातें और सही राह की सीख देता था। उसने कभी भी नाम और शोहरत पाने के लिए कविताएं नहीं लिखी, बल्कि उसका मकसद हमेशा यही रहा कि उसकी कविताओं से लोगों में अच्छाई आए। वह बुरे दुश्मनों, डरपोक दोस्तों, हमेशा बुराई निकालने वाले आलोचकों और उन लोगों के सामने भी हिम्मत से खड़ा रहा जो आधी अधूरी समझदारी दिखाते थे। उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई उस पर हमला करेगा, बल्कि वह खुद दूसरों की गलत बातों पर चोट करता था, मतलब उन्हें आईना दिखाता था। वह उन दोस्तों के खोने पर भी हंसता था जो असल में कभी उसके थे ही नहीं। इसका मतलब यह है कि वह दिखावटी रिश्तों की परवाह नहीं करता था। उसने बेवकूफ़ों, घमंडियों, बुरे लोगों और पागलों का भी सामना किया। उसके सिर पर हमेशा दूर से आने वाली बदला लेने की धमकियां मंडराती रहती थी, लेकिन उसे उन धमकियों का कोई डर नहीं था। उसने उन दुखों को भी अनदेखा किया जो उसे महसूस ही नहीं हुए, और उन आंसुओं को कभी नहीं बहाया जो निकले ही नहीं। इसका मतलब है कि वह छोटी मोटी परेशानियों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। उसने पुरानी कहानियों को फिर से जिंदा किया और झूठ को बार बार हराया, मतलब हमेशा सच को सामने लाया। अब हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है उसकी जो लाइन्स है वो शुरू होती है। द इम्प्यूटेड ट्रैश एंड डलनेस नॉट हिज ओन, द मोर्टल्स ब्लैकेंड व्हेन द राइटिंग स्केप। इस स्टेंजा से हमें सीख मिलेगी कि कभी कभी लोग अच्छी बातों को भी गलत तरीके से समझ लेते हैं और अच्छे लोगों पर झूठे आरोप लगाते हैं। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर। हमें अच्छे विचारों और सच्चाई का हमेशा स्वागत करना चाहिए।
एक ऐसे आदमी की बात हो रही है जिस पर बेकार की बातें थोपी गई, यानी कि जो भी इसका जो स्पीकर है वो, ठीक है, जिस पर बेकार की बातें थोपी गई और ऐसी सुस्ती का आरोप लगाया गया अपनी जो उसकी अपनी नहीं थी। जब उसने कुछ लिखा तो लोगों ने उसकी बातों को गलत समझा और उसकी इच्छाओं को भी बुराई में बदल दिया। उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उसकी तस्वीर को भी गलत तरीके से दिखाया गया। उसने जिन लोगों से प्यार किया या जिन्होंने उससे प्यार किया उन सभी को बुरा भला कहा गया, उसकी बदनामी की गई। उसका एक दोस्त देश से दूर कर दिया गया था और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बारे में फुसफुसाहटें होती रही कि वह अभी भी बड़े लोगों के बहुत करीब है, शायद ये बातें अब भी राजा के कानों तक पहुंच रही होगी। कवि कहता है, हे अच्छी सच्चाई तुम्हारा स्वागत है, जो भी बुरा वक्त बीत गया, हे अच्छी सच्चाई तुम्हारा आखिरी वक्त भी स्वागत है। इसका मतलब है कि वह अच्छी बातों और सच्चाई का हमेशा स्वागत करता है, चाहे कैसा भी समय हो। फिर एक आवाज़ आती है जो पूछती है, लेकिन गरीबों का अपमान क्यों करना, उन महान लोगों को क्यों नाराज करना। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Be a knave's a knave to me in every state, alike my scorn if he succeeded or fail, Sporus at court or Japhet in a jail। तो ये नेक्स्ट स्टैंजा इन लाइन से स्टार्ट होता है। अब इस पूरे स्टैंजा को कॉम्प्रिहेंड करते हैं, समझते हैं। तो इस स्टैंजा में हम पाएंगे कि कुछ लोग स्वभाव से ही बुरे होते हैं और वे हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वे किसी भी पद पर हो या किसी भी स्थिति में हो। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और उनकी बुराई को पहचानना चाहिए। पोप कहते हैं कि यहाँ जो पी है वो कभी खुद पोप के लिए इस्तेमाल हुआ है। पोप कहते हैं कि उसके लिए एक बुरा आदमी हमेशा बुरा ही रहेगा, चाहे वह किसी भी हाल में हो। वह उस बुरे आदमी पर हमेशा गुस्सा करेंगे, चाहे वह सफल हो या फेल हो। वह उस आदमी की तुलना स्पोरस नाम के एक दरबारी से करते हैं जो चापलूस था और जेफेट नाम के एक कैदी से जो धोखेबाज था। इसका मतलब है कि वह आदमी हर जगह बुराई ही करता था, चाहे वह दरबार हो या जेल में। वह उसे एक भाड़े का लेखक कहते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी लिख सकता है, या एक भाड़े का अमीर आदमी जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। वह उसे एक ऐसा नाइट या सरदार कहते हैं जो या तो भ्रष्ट है या सिर्फ नाम का सरदार है, जिसमें कोई अच्छाई नहीं है, चाहे वह आदमी सज़ा पाने के लिए खंबे पर खड़ा हो या राजा के सिंहासन के पास बैठा हो। पोप के लिए वह बुरा ही रहेगा, चाहे वह राजकुमार के कान में अपनी बातें डालकर उसे बहकाए या खुद अपनी इज्जत खो दे, उसकी बुराई हमेशा रहेगी। फिर भी स्वभाव से वह उतना तेज नहीं था जितना कि उसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। सैफो नाम की एक महिला बता सकती है कि इस आदमी ने दूसरे को कितना दुख पहुंचाया था। यह डरावना व्यंग्यकार डेनियस भी इस बात को मानेगा कि वह आदमी कितना बुरा था। तो हम अपना नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Foe to his pride but friends to his distress, so humble he has knocked at the world's door। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। कभी कभी हमें बुरे लोगों के साथ भी थोड़ा सहनशील होना पड़ता है। अगर कोई हमारी बुराई करे तो हमें हर बार जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। समय सब ठीक कर देता है। हमें दूसरे को माफ़ करना सीखना चाहिए और सबको अपनी मर्ज़ी से अच्छी बात कहने और लिखने की आज़ादी देनी चाहिए, भले ही कुछ लोग बुरी बातें कहें। तो यहाँ कवि खुद के बारे में बता रहा है। कवि कहता है कि वह उस आदमी के घमंड का दुश्मन है, लेकिन जब वह मुसीबत में होता है तो उसका दोस्त बनता है। वह इतना विनम्र है कि उसने
टिबाल्ट के दरवाजे पर भी दस्तक दी, मतलब छोटे लोगों से भी मिला। उसने सिब्बर के साथ बैठकर शराब पी, बल्कि मूर के लिए कविताएं भी लिखी, मतलब बुरे लोगों के साथ भी थोड़ा घुल मिल गया। पूरे 10 साल तक उसकी बुराई की गई, लेकिन क्या उसने कभी जवाब दिया? वेल्स्टेड की झूठ पर 3000 सूरज डूब गए, मतलब बहुत समय बीत गया जब उस झूठ को फैलाया गया था। एक महिला को खुश करने के लिए किसी ने उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ी की। एक महिला को खुश करने के लिए किसी ने उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ी की, लेकिन कवि ने उसे सज़ा नहीं दी, बल्कि चाहा कि वह उसकी पत्नी बने, शायद यह कहकर कि वह उस महिला के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। कवि कहता है कि बजेल की उसकी कमर पर सस्ती और बुरी बातें लिखने दो, और कवि कहता है कि बजेल को उसकी कलम पर सस्ती और बुरी बातें लिखने दो, और वह जो चाहे लिख सकता है, वह अपनी मर्जी की अच्छी बातें छोड़कर, बस अपनी मर्जी की अच्छी बातें छोड़कर। शहर और दरबार के 2 बुरे लोगों, गर्ल्स को उसकी बुराई करने दो। जो नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा, वो स्टार्ट होता है, हिज फादर, मदर, बॉडी, सोल एंड म्यूज, येट वाई दैट फादर हेल्ड इट फॉर अ रूल। अब इस स्टैंजा में कवि अपने माता पिता और परवरिश के बारे में बता रहा है। इसमें हम देखेंगे कि हमें अपने माता पिता और उनके संस्कारों का सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी अपने पड़ोसियों या किसी को भी मूर्ख नहीं कहना चाहिए। अच्छी बातें और नेक नाम हमेशा याद रखे जाते हैं। सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अच्छे माता पिता अपने बच्चों को यही सबसे बड़ी दौलत देते हैं। तो कवि कहता है कि उसके माता पिता, उसका शरीर, उसकी आत्मा और उसकी प्रेरणा यानी म्यूज़, सब कुछ उसके अपने थे, मतलब उसे ये सब भगवान ने दिए थे। फिर वह पूछता है कि क्यों उसके पिता ने यह नियम बना रखा था कि अपने पड़ोसी को मूर्ख कहना पाप है। उसकी प्यारी माँ ने भी यही सोचा था। यहाँ कुछ शब्द मिट गए हैं, लेकिन शायद वह भी यही सोचती थी कि दूसरों को बुरा नहीं कहना चाहिए। कवि जेम्स मूर नाम के व्यक्ति से कहता है कि वह यह सुने कि बेदाग नाम और अच्छी यादें लंबे समय तक बनी रहती हैं, अगर अच्छाई और गीतों में ताकत हो। अच्छे परिवार के लोग सम्मान के लिए अपना खून भी बहा देते हैं। जब ब्रिटेन में सम्मान की बहुत कद्र थी, हर माता पिता यही सोचते थे। तो यहाँ एक किसी और व्यक्ति की बात है जो पूछता है, बताइए तो कैसी किस्मत, जिसके जवाब में कवि यानी पी कहता है, उसकी अपनी, मतलब उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार और सम्मान दिया था, यही उसकी असली दौलत थी। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टैंजा है वो स्टार्ट होता है, एंड बेटर गोट देन बेस्ट इज फ्रॉम द थ्रोन, बोर्न टू नो प्राइड, इनहेरिटिंग नो स्ट्राइफ। तो अब इसको इंटरप्रेट करते हैं। इससे हम सीखेंगे कि एक अच्छा इंसान साधारण तरीके से भी खुश रह सकता है। उसे घमंड, झगड़े और झूठ से दूर रहना चाहिए। सच्ची समझदारी किताबों से ज़्यादा ज़िंदगी के अनुभवों से आती है, और दिल की भाषा सबसे ज़रूरी होती है। तो यहाँ कवि एक अच्छे और साधारण व्यक्ति के बारे में बता रहा है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति सिंहासन से आने वाली बुरी और जंगली ताकत यानी बेस्टिया से कहीं बेहतर था। वह ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जहाँ कोई घमंड नहीं था, और न ही कोई झगड़ा फसाद था जो उसे विरासत में मिला हो। उसने एक ऐसी नेक पत्नी से शादी की जिससे कोई झगड़ा नहीं होता था, बल्कि प्यार और शांति रहती थी। वह लोगों के बीच होने वाले झगड़ों और धर्म के नाम पर होने वाले गुस्से से बिल्कुल अनजान था। उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह अच्छा आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए शांति से जिया। उसने
कभी अदालतें नहीं देखी और न ही कभी किसी मुकदमे में फंसा। उसने कभी डर के मारे झूठी कसम नहीं खाई और न ही कभी झूठ बोलने की हिम्मत की। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे विद्वानों की चालाकी भरी बातें नहीं आती थी। उसे सिर्फ दिल की भाषा समझ में आती थी, मतलब वह लोगों के सच्चे भावों को आसानी से पहचान लेता था। वह स्वभाव से ही ईमानदार था और अपने अनुभवों से समझदार बना था। नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है, हेल्थी बाय टेम्परेंस एंड बाय एक्सपीरियंस हिज लाइफ दो लॉन्ग टू सिकनेस पास्ट अननोन। तो इन लाइनों में हम देखते हैं कि अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखें, सही तरीके से खाएं पिएं और थोड़ा व्यायाम करें तो हम भी स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं, भले ही हमारी उम्र ज़्यादा क्यों ना हो जाए। यहाँ उस अच्छे और साधारण व्यक्ति के बारे में और बातें बताई जा रही है। कवि कहता है कि वह आदमी हमेशा संयम से, मतलब थोड़ा और सही मात्रा में खा पीकर और व्यायाम करके स्वस्थ रहता था। उसकी ज़िंदगी भले ही लंबी थी, लेकिन उसे शायद ही कभी कोई बीमारी हुई थी। वह बीमारी से अनजान ही रहा। यानी हर कोई शांतिपूर्ण ज़िंदगी और बिना दर्द की मौत चाहता है। जो लोग बड़े घरों या अमीर परिवारों में पैदा होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वे हमेशा खुश रहे। सच्ची खुशी साधारण चीज़ों और अपने को प्यार में और अपनों के प्यार में मिलती है। हमें हमेशा दूसरों की देखभाल करनी चाहिए, खासकर बूढ़ों की, और उन्हें प्यार और आराम देना चाहिए। यहाँ कवि अपनी इच्छा और एक दोस्त के बारे में बात कर रहा है। कवि उस अच्छे आदमी की मौत के बारे में बताता है कि उसकी मृत्यु अचानक हुई और उसने मरते वक्त कोई दर्द भरी आवाज़ भी नहीं निकाली। फिर कवि कहता है, ओह भगवान, मुझे भी ऐसी ही ज़िंदगी जीने और ऐसी ही मरने की कृपा करें। वह चाहता है कि उसकी ज़िंदगी भी शांतिपूर्ण हो और उसकी मौत भी बिना ज़्यादा तकलीफ़ के हो। कवि अपने एक दोस्त से कहता है कि जो लोग राजाओं के परिवार से पैदा हुए हैं, शायद उन्हें वह खुशी न मिले जो उसे मिलती है। वह कहता है, ओह मेरे दोस्त, मेरी उदासी तुम्हें दुखी न करे। वह चाहता है कि उसकी देखभाल करने वाले लोग लंबे समय तक उसकी सेवा करें, जैसे कोई धीरे धीरे बुढ़ापे के पालने को झुलाता है, और वे अपनी कोमल कलाइयों से एक माँ की सांस को भी लंबा करे, मतलब प्यार और देखभाल से किसी बूढ़े व्यक्ति की ज़िंदगी को आराम दे। नेक्स्ट और फाइनल जो हमारा स्टैंजा है वो स्टार्ट होता है, मेक languor smile and smooth the bed of death, explore the thought, explain the asking eye, and keep a while one parent from the sky। तो इन लाइन से ये स्टैंजा शुरू होता है, इसको देखते हैं। तो इसमें हम पाएंगे कि हमें हमेशा शांति और खुशी की कामना करनी चाहिए, खासकर मुश्किल समय में। हमें दूसरों की भावना को समझना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने दोस्त के लिए अच्छी कामनाएं करनी चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि अंत में सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ कवि अपनी इच्छाएं और प्रार्थना व्यक्त कर रहा है। कवि चाहता है कि सुस्ती भी मुस्कुराए और मौत के बिस्तर को शांतिपूर्ण बनाया जाए। वह चाहता है कि वह विचारों को गहराई में जान सके, लोगों की जानने की इच्छा वाली आंखों को समझ सके और कुछ समय के लिए अपने एक माता पिता को स्वर्ग में वापस ला सके। वह कहता है कि अगर ज़िंदगी लंबी हो तो ऐसी देखभाल ज़रूरी है। वह प्रार्थना करता है कि स्वर्ग उन दिनों को आशीर्वाद दे, उसके दोस्त को मिलनसार, खुश और शांत बनाए रखे और उसे उतना ही खुशहाल रखे जितना वह तब था जब उसने एक रानी की सेवा की थी। फिर एक आवाज़ ए कहती है कि चाहे वह आशीर्वाद उसे मिले या ना मिले, यहाँ तक जो कुछ भी हुआ वह ठीक था, बाकी सब भगवान के हाथ में है। तो इसी के साथ हमारी ये पोएम का भी समापन होता है। आशा है आपको समझ आई होगी।